गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नरेंद्र सिंह आज आपको पार्ट 6 नदी कविता, इसके कवि हैं सर्वेश्वर सक्सेना। तो सबसे पहले आप सबका इस क्लास में स्वागत है और आज हम आपको पार्ट 6 नदी कविता के बारे में समझा रहे हैं। इस कविता को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुनिए। उसके बाद आपको शब्दार्थ, कविता परिचय और उसके बाद सरलार्थ बताया जाएगा। तो सबसे पहले ये कविता कैसे पढ़नी है उसके बारे में बताओ। तमाम दोपहर मैं तुम्हारे किनारे घूमता रहा, बिना यह जाने कि तुम कहाँ से आई हो और किससे मिलने जा रही हो। तुम्हारी कितनी था है, मुझे केवल ये लहरियाँ अच्छी लगती रही जो तुमसे उठती रही, धूप में झिलमिलाती खिलखिलाती, मछलियों सी कलाबाजियाँ खाती फिसलती। लगातार ये कुतूहल मुझसे बना रहा कि अंजलि में भरते ही वह लहराता रूप कहाँ चला जाता है। तमाम दोपहर मैं तुम्हारी गुनगुनाती रेत में बैठा रहा। तमाम दोपहर मैं तुम्हारी गुनगुनाती रेत में बैठा रहा, जो एक परत हटाते ही ठंडी मिलती, जिसे तुम खिलखिलाकर एक एक लहरियाँ से लाती बिछाती। तमाम दोपहर मैं उन सुपियों से खेलता रहा जो तुम्हारी रेत में पड़ी थी। रेत में लिखता रहा गहरा और गहरा, और देखता रहा कि कितनी सफाई से आहिस्ता आहिस्ता हर लिखा मिट जाता है। अब शाम हो रही है, मैं अभी चला जाऊंगा, बिना यह जाने हुए कि तुम्हें पता है कि कोई तुम्हारे किनारे घूमता रहा, रेत में बैठा रहा, सीपियों से खेलता रहा, अपना लिखा मिटता देखता रहा। सर्वेश्वर सक्सेना। देखिए, इस प्रकार आपको कविता को पढ़ना है और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार इस कविता को पढ़ें। बहुत सरल कविता है। जब आप ध्यानपूर्वक दिल से इस कविता को पढ़ेंगे तो इनकी एक एक लाइन का अर्थ आपको समझ में आएगा। कविता को राग से उतार चढ़ाव के साथ दिल से पढ़ा जाता है, तब उसका रस आता है। पढ़ते समय आपको रस आना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, उसका एक एक अर्थ समझ में आना चाहिए। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक फिर सुनेंगे आप, उसके बाद फिर हम आपका अर्थ बताएंगे। तमाम दोपहर मैं तुम्हारे किनारे घूमता रहा, बिना यह जाने कि तुम कहाँ से आई हो और किससे मिलने जा रही हो। तुम्हारी कितनी था है, मुझे केवल वे लहरियाँ अच्छी लगती रही जो तुम में उठती रही, धूप में झिलमिलाती खिलखिलाती, मछलियों सी कलाबाजियाँ खाती फिसलती। लगातार यह कुतूहल मुझसे बना रहा कि अंजलि में भरते ही वह लहराता रूप कहाँ चला जाता है। तमाम दोपहर मैं तुम्हारी गुनगुनाती रेत में बैठा रहा, जो एक परत हटाते ही ठंडी मिलती, जिसे तुम खिलखिलाकर एक एक लहरियाँ से लाती बिछाती। तमाम दोपहर मैं उन सीपियों से खेलता रहा जो तुम्हारी रेत में पड़ी थी। रेत में लिखता रहा गहरा और गहरा, और देखता रहा कि कितनी सफाई से आहिस्ता आहिस्ता हर लिखा मिट जाता है। अब शाम हो रही है, मैं चला जाऊंगा, बिना यह जाने हुए कि तुम्हें पता है
कि कोई तुम्हारे किनारे घूमता रहा, रेत में बैठा रहा, सीपियों से खेलता रहा, अपना लिखा मिटाता देखता रहा। सर्वशब्द साक्षी। तो जैसा कि इस कविता का शीर्षक है नदी, नदियाँ, नदी एक वचन और नदी का बहुवचन होगा नदियाँ। तो नदियों के बारे में यहाँ पर नदी के बारे में, नदियों के बारे में हुआ है। नदी, भारत नदियों का देश है, भारत नदियों का देश है। यहाँ गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, नर्मदा, सरस्वती, सिंधु हैं जैसी बड़ी बड़ी अनेक नदियाँ बहती हैं। नदियों से ही भारत की पहचान है। नदियों के किनारे अनेक सभ्यताएं पनपी हैं। आज हम देखते हैं नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर बसे हैं, बड़े बड़े गांव बसे हैं, बड़े बड़े देश महादेश बसे हैं नदियों के किनारे। नदियां हमारे जीवन में विशेष महत्व रखती हैं। नदियां हमें समृद्ध जीवन देती हैं, हमारे जीवन को उन्नत बनाती हैं। नदियों के जल से खेती में सिंचाई का काम होता है। नदियों के जल से हम और भी अनेक प्रकार के काम करते हैं। नदियों का जल हमारे लिए वरदान है। नदियों का भारत के लोगों के साथ गहरा रिश्ता है। मनुष्य का नदी से गहरा रिश्ता है। नदियाँ हमारी संस्कृति की अभिन्न अंग है। तो इस प्रकार नदियों से हमें अनेक लाभ हैं। तो नदियों के इस अमृत रूपी जल से, सिंचाई से हमें खाने के लिए अन्न मिलता है, पीने के लिए इन नदियों से पीने के लिए जल मिलता है, और भी अनेक काम के लिए हमें नदियों से जल प्राप्त होता है। तो नदियों को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। नदियों में किसी प्रकार का प्रदूषण ना फैले, ना हो, इसके लिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारा पहला कर्तव्य है। नदियाँ परोपकारी होती हैं, नदियाँ उपकार करती हैं। नदियों के जल से ही वन सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हमें नदी से जो लाभ है उसको बनाए रखना चाहिए। नदियाँ निरंतर बहती रहती हैं और निरंतर बहने वाली ये नदियाँ हमें भी जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। नदियाँ हमें क्या संदेश देती हैं? नदियाँ हमें आगे बढ़ने का संदेश देती हैं। नदियाँ हमें गतिमान रहने का संदेश देती हैं। नदियाँ हमें संघर्ष करने की शिक्षा देती हैं। तो इस प्रकार नदियों से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। मनुष्य का जीवन नदियों से जुड़ा हुआ है, गहरा नाता है मनुष्य का नदियों से। प्राचीन काल से ही नदियाँ जल संबंधी हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। नदी का स्वरूप पहाड़ से निकलते, बड़े बड़े पहाड़ से निकलती हैं नदियाँ। जब पहाड़ से निकलती हैं तो बहुत छोटा रूप होता है, और जैसे जैसे ये समतल मैदान की तरफ आती हैं तो ये विशाल रूप धारण कर लेती हैं। जैसे गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है, और हिमालय पर्वत से निकलकर जब वो भूमि पर आती है तो कितनी विशाल हो जाती है, ये आपने देखा हो। तो नदियाँ निरंतर बहती हैं, वह परोपकार करती हैं। हमें भी जीवन में हमेशा गतिमान रहना है, चलना है, चलते रहना है, और परोपकार के काम करते रहने हैं। यहाँ पर कवि नदी की लहरों से खेल रहा है। कवि नदी की रेत में लिखता है और मिटाता है। कवि दोपहर के समय, कौन से किस समय में? दोपहर के समय
नदी किनारे बैठा है। तो इस कविता में नदी का जीवंत रूप है। नदी कैसी है, नदी में क्या हो रहा है, क्या क्या होता है, नदी के अंदर क्या है, नदी का गुण क्या है, नदी का धर्म क्या है, नदी का कर्तव्य क्या है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। कवि नदी के तट पर बैठा है, नदी के किनारे बैठा है और उसके मन में जो भाव उठ रहे हैं, जो नदी को देखकर उसके मन में जो भाव उठते हैं, वो यहाँ पर अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार हम अब आपको इस कविता का सरल अर्थ बता रहे हैं। तो नदियाँ हमें सदैव चलते रहने का, निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश देती हैं। नदियाँ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तमाम दोपहर का समय हो चुका है, मैं तुम्हारे किनारे घूमता रहा। कवि नदी के किनारे घूम रहे हैं। हम भी स्वास्थ्य लाभ के लिए नदी के किनारे घूमते हैं। नदी के किनारे घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। नदी का किनारा अच्छे स्वास्थ्य में सहायक होता है। तो कभी भी नदी किनारे घूम रहा है, लेकिन समय कौन सा है? दोपहर का समय। बिना यह जाने के तुम कहाँ से आई हो। कभी नहीं जानता कि ये जो नदी उसके सामने बह रही है, उसका जन्म कहाँ से वो आ रही, वो नहीं जानता। वो नदी को संबोधित करते कहता है, हे नदी, मैं तुम्हारे किनारे घूम रहा हूँ, परंतु मुझे ये नहीं पता कि तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो, मुझे नहीं पता। नदियाँ ऐसी होती हैं। नदियों का एक उद्गम स्थान होता है, आरंभ स्थान होता है, एक सफ़र का रास्ता होता है और एक अंत होता है। तो कवि बोलता है, मुझे नहीं मालूम तुम कहाँ से आ रही हो, मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम बह रही हो, निरंतर आगे बढ़ रही हो और पता नहीं अब तुमको कहाँ और किससे मिलने जाना है और किससे मिलने तुम जा रही हो। बह रही हो तुम, निरंतर बह रही हो, रात दिन बहती रहती, रुकती नहीं, ठहरती नहीं, किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हूँ, किसी के लिए नहीं रुकती हूँ। समय के समय लहरें भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, नदी की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। इसलिए हमको भी ये संदेश दिया गया कि हमें भी समय के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, समय के साथ काम करते रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। विश्राम नहीं करना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है, काम करते रहना है। तभी हमें जीवन में अपनी मंजिल प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी, खुशियाँ और आनंद प्राप्त होंगे। तुम्हारी कितनी था यानी गहराई। नदी की बहुत गहराई होती है, बहुत गंभीर होती है, बहुत गहरी होती है नदी। इसीलिए तो नदी में नाव चलती है, नदी में पानी जहाज चलते हैं, यातायात का काम होता है नदियों में। बड़ी बड़ी नदियों में यातायात का भी काम होता है, आने जाने का भी काम होता है, व्यापार भी होता है नदियों के माध्यम से। तो तुम्हारी कितनी था है मुझे पता नहीं, तुम कितनी गहरी हो मुझे पता नहीं। मुझे केवल वो लहरियाँ अच्छी लगती हैं, मैं देख रहा हूँ नदी में लहरें उठ रही हैं। नदी में क्या उठ रही हैं? लहरें उठ रही हैं। और कवि इन लहरों को देखकर कवि को बहुत अच्छा लगता है। कवि बोलता है, मैं उन लहरों को देख रहा हूँ जो तुम्हारे अंदर उठ रही हैं। दोपहर का समय है, सूर्य के प्रकाश से नदी की वो लहरियाँ चमक रही हैं, झिलमिलाती हैं, खिलखिलाती हैं, जैसे कोई हंसता है, मुस्कुराता है। ऐसा सूर्य के प्रकाश से, जब सूर्य का प्रकाश नदी की लहरों पर पड़ता है तो वो लहरें झिलमिलाती हैं, खिलखिलाती हुई प्रतीत होती हैं।
मछलियों से कलाबाजियाँ करती, जैसे नदी में मछलियाँ होती हैं और वहाँ वो तैरती हैं और खेलती हैं, मचलती हैं, खुशियाँ मनाती हैं और अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ करती हैं, खेल खेलती हैं, क्योंकि वो उनका घर है, उनका आंगन है, उनकी दुनिया है, उनका स्थान है। इसलिए वो नदियों में, वो मछलियाँ नदियों में विभिन्न प्रकार के खेल खेलती हैं। तो ये जो लहरें हैं जो नदी में उठ रही हैं, वो लहरें वो मछलियों के समान कलाबाजियाँ, नदी में कलाबाजियाँ कर रही हैं, उठती हैं, बैठती हैं, फिसलती हैं, खेलती हैं। लगातार ये कौतूहल मुझसे बना रहा। कौतूहल मतलब उत्सुकता, जानने की इच्छा। कभी जानने की इच्छा करता है कि अंजलि में भरता है, अंजलि में भरते ही वह लहराता रूप कहाँ चला जाता है। जब अंजलि में हम, अंजलि मतलब इस प्रकार हाथ को जोड़ना है, अंजलि में हथेली को गहरा पानी भरना, हथेली में जब हम गहरे, हथेली को जब गहरा कर पानी हम भरते हैं वह अंजलि कहलाता है। सुबह सुबह कुछ लोग सूर्य देवता को अंजलि के माध्यम से जल अर्पण करते हैं। तो कवि बोलता है सुबह कि अंजलि में भरते ही वह लहराता रूप कहाँ चला जाता है। जब मैं अपने हाथों से अंजलि में तुम्हारे जल को लेता हूँ, ना जाने फिर वो कहाँ चला जाता है। तमाम दोपहर का समय है और दूसरा क्या दृश्य है देखो, तमाम दोपहर का समय है, मैं तुम्हारी गुनगुनाती रेत में बैठा हूँ। अब कवि नदी के अंदर चला गया है और रेत में बैठा है। कवि कहाँ बैठा है? नदी की रेत में। नदी की खासियत है, नदी में हमेशा रेत भरी रहती है, नदी में हमेशा जल भरा रहता है। तो अब कवि नदी की रेत में बैठा है और क्या कर रहा है, जो एक परत हटाते ही ठंडी मिलती है, तो वह अब जहाँ जिस स्थान पर बैठा है वहाँ की रेत को वो हटाता है, अपने हाथ से हटाता है, तो वहाँ से ठंडी हवा, जल निकल आता है, ठंडी हवा का झोंका मिलता है इसमें, जिसे तुम खिलखिलाकर एक एक लहरियाँ से लाती बिछाती ठंडी मिलती है, उसको ठंडक मिलती है। और कवि बोलते हैं ये जो ठंडक है तुम खिलखिलाकर हैं एक एक लहरिया से लाती हो और बिछाती हो और लाती बिछाती। नदी में रेत कहाँ से आता है? कौन लेके आता है? नदी में जो रेत है वो नदी लेकर आती है, पूरी नदी में वो उसको बिछा देती है। तो ये अदृश्य काम नदी करती है। तो कवि बोलता है कि मैं तुम्हारी रेत पर बैठा हूँ और एक परत जैसे हटाता हूँ तो तुम्हारी रेत से मुझसे ठंडक मिलती है और उस ठंडक धारा, ठंडी धारा को पाकर मैं सुख का अनुभव करता हूँ। तमाम दोपहर। तीसरा दृश्य देखो, पेज नंबर 56। दोपहर का ही समय है, मैं उन सीपियों से खेलता रहा। नदियों में बहुत प्रकार की सीपियाँ होती हैं। नदी में रेत के अलावा बहुत प्रकार की सीपियाँ होती हैं। सीपियाँ तुमने देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो क्लास में हम आपको दिखाएंगे। तो नदियों में सीपियाँ होती हैं, शंख होते हैं। शंख तो तुम जानते हो, शंख, सीपियाँ और शंख ये नदी में प्राय मिलते हैं, हर नदी में। तुम पुरी में जाके देखो, पुरी में जो समुद्र है वहाँ पर तुमको सीपियाँ और शंख मिलेंगे। तो नदी में भी सीपियाँ और शंख होते हैं। तो नदी में सीपियाँ हैं। और कवि बोलता है मैं तुम्हारी इन सीपियों से खेल रहा हूँ। और ये जो सीपियाँ हैं वो रेत पर पड़ी रहती हैं, शंख भी पड़े रहते हैं रेत पर। तो ये सीपियाँ भी यहीं पड़ी हैं। रेत में लिखता रहा और गहरा। कवि बोलता है हे नदी, मैं रेत पर कुछ लिख रहा हूँ। हे नदी, मैं तुम्हारी रेत में कुछ लिख रहा हूँ, गहरा करके लिख रहा हूँ।
और गहरा करके लिख रहा हूँ। मैं देखता हूँ कितनी सफाई से आहिस्ता आहिस्ता हर लिखा मिट जाता है। मैं देखता हूँ कि मैं लिखता हूँ, गहराई से लिखता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता से तुम्हारी लहर आती है और मेरे लिखे हुए को मिटा देती है। नदी के अंदर से लहरें उठती हैं और वो लहरें किनारों से टकराती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। समुद्र में भी ऐसा होता है। समुद्र में भी लहरें उठती हैं, किनारों से टकराती हैं, फिर वापस चली जाती हैं। तो इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। तो ये कुदरती प्रक्रिया है और ये हमेशा चलती रहती है। तो नदी में भी लहरों का उठना, किनारों से टकराना, फिर वापस होना चल रहा है। तो कवि बोलता है मैं कुछ लिख रहा था, गहरा लिख रहा था, लिखा मैंने, लेकिन मैंने क्या देखा, आहिस्ता आहिस्ता से मेरा लिखा हुआ सब मिट जाता है। हमारी लहरें आती हैं और मेरे लिखे हुए विषय को मिटाकर वापस चली जाती हैं। अब शाम हो रही है, दोपहर के बाद अब शाम हो गई। कवि नदी किनारे ही बैठा है और अपना कार्य कर रहा है। तो अब दोपहर के बाद शाम का वक्त हो चुका है। मैं अभी चला जाता हूँ। कवि बोलता है हे नदी, मैं कुछ समय यहाँ बिताकर अब वापस अपने घर चला जाऊँगा, बिना यह जाने हुए कि तुम्हें पता है कि कोई तुम्हारे किनारे घूमता रहा। तुम्हें पता है कि आज इस शाम, दोपहर से लेकर शाम तक तुम्हारे किनारे पर कोई व्यक्ति आकर घूम रहा था, रेत में बैठा रहा, सीपियों से वो खेलता रहा, अपना लिखा मिटता दिखता रहा। तुम जानती हो, एक प्रश्न है। तुम बिना यह जाने, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे किनारे में कोई आ रहा, कोई व्यक्ति आया था, कोई यहाँ घूम रहा था, कोई तुम्हारे रेत पर बैठा था, तुम्हारी सीपियों से खेल रहा था और अपना लिखा मिटता दिख रहा था। लहरों के किनारे, लहरों के कारण से कवि का लिखा हुआ सब मिट जाता है। तो कवि अपनी इन भावनाओं को नदी के साथ साझा करता है, नदी के साथ अपनी भावनाओं को बताता है। तो इस कविता को हमने अभी आपको बताया है। अब देखिए प्रश्नोत्तर में देखो मौखिक प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। कवि कहाँ और क्या जाने बिना घूमता रहा, कवि को रेत पर लिखा हुआ कैसे मिट गया, नदी किनारे कवि को क्या क्या अच्छा लगता है, कवि कब तक नदी किनारे बैठा रहा। सारे सरल प्रश्न जिनका कविता में स्पष्ट उत्तर है। आप उन उत्तर को खोजिए और जैसे प्रश्न हैं उसी के आधार पर रफ कॉपी में उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये समय आपका इसी प्रकार पढ़ने और लिखने का है। आपको निर्भर होइए, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, समय लगाइए और समझिए, तब आप इन छोटे छोटे सवालों का उत्तर आराम से लिख लेंगे। तो कविता में सारे उत्तर हैं, आप उन उत्तरों को खोजिए और लिखिए। इसके अलावा देखिए मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस के प्रश्नों में जैसा पहला है, कवि किनसे खेल रहा है, उत्तर होगा लहरों से। आहिस्ता आहिस्ता, वह आहिस्ता आहिस्ता का क्या अर्थ है, धीरे धीरे। कवि कहाँ लिखा मिटता दिखता रहा, रेत में। कवि किस समय नदी किनारे बैठा था, दोपहर के समय। इस प्रकार मल्टीपल चॉइस में या सही विकल्प चुने का उत्तर भी आप बना सकते हैं। जो प्रश्न उत्तर आप किताब में बनाने का है बना सकते हैं, उसको बनाइए। और लघु उत्तरीय जो प्रश्न हैं उसको आप रफ कॉपी में प्रश्न को समझते हुए, प्रश्न को पढ़ते हुए, प्रश्न के अनुसार उसके आधार पर ही उत्तर लिखें। जैसे प्रश्न लिखा है वैसा उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिए। आपके द्वारा लिखा गया ये उत्तर हम स्कूल खुलने पर जांच करेंगे और देखेंगे
कि आपने हमारा कहना मानते हुए कितनी मेहनत की है। तो पढ़ना है और जो हम बोल रहे हैं वैसा करना है। हमारे निवेदन का, हमारा कहने का, यदि कहने पर यदि आप काम करते हैं तो आपको परीक्षा में पास होने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमारा सबसे निवेदन है कि कविता को 2 बार पढ़िए और उसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। हमने जो अर्थ बताया उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए और रफ कॉपी में तमाम प्रश्न उत्तर जो आप बना सकते हैं, किताब को देखकर आप उत्तर खोजिए और लिखिए। हर उत्तर की हम जांच करेंगे और आपने कितना उत्तर सही लिखने का प्रयास किया है ये भी देखेंगे। नदी में नदी का कौन सा रूप कवि के मन में कौतूहल पैदा करता है। कवि नदी किनारे नदी के बारे में क्या नहीं जानता और क्या जाने बिना ही जाने की बात कह रहा है। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं इस तमाम पन्नों में जिसमें कविता दी है और उसके आखिर में बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का उत्तर आप बना सकते हैं। इसमें देखो भाषा और व्याकरण विभाग है और वचन बदलना है, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत है, और का प्रयोग समझना है। तो ये सब आप कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे, बना सकते हैं। ग्रामर पर आधारित जो प्रश्नोत्तर है सरल है, सुबोध है, सरस है, आप बनाने की कोशिश कीजिए। और अभी हम आपको व्याकरण से जुड़ा ही एक विषय बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक नई कहानी बताएंगे, पार्ट नंबर 7 हरिचरण। अभी ग्रामर के बारे में हम आपको कुछ बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। हमने आपको ग्रामर में पार्ट 5 तक पढ़ा दिया है, जिसको आप चाहो तो अपने मोबाइल में आप देख सकते हैं। अभी इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, मल्टीपल चॉइस या दूसरे प्रश्न उत्तर हैं जो इसी बुक में लिखने हैं, व्याकरण बुक में, जिसका नाम है रचनात्मक व्याकरण भाग 8, इसी में लिखने हैं। मल्टीपल चॉइस इसी में बनाने हैं। आप बनाइए, सारे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सरल है, सब बहुत सरल है, जिसका उत्तर किताब में ढूंढने से सब मिल जाएगा। इस पुस्तक में सारे प्रश्न और सारे उत्तर हैं। आप उत्तर लिखने के लिए आरंभ कीजिए, सारे उत्तर बनते जाएंगे, क्योंकि उत्तर इसमें हैं। आपको केवल खोज करके उन उत्तर पर निशान लगाना है। उसके बाद हम उसको जांच कर लेंगे। तो पार्ट 5 के अंतर्गत जितने भी सवाल हैं सब का उत्तर आप जो किताब में बनाने के बना लीजिए। जो उत्तर थोड़े बड़े हैं उसको आप रफ कॉपी में बनाइए, किताब से देखकर रफ कॉपी में बनाइए। हम उसकी भी जांच करेंगे। आज पाठ 6वां जिसका पद परिचय, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, उसके बाद कारक के भेद, उसके बाद लिंग के भेद, वचन के भेद, उसके बाद कारक के भेद, उसके बाद विशेषण के भेद, उसके बाद क्रिया के भेद, उसके बाद काल और काल के भेद। इतना आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत है ये पद परिचय का, यानी संज्ञा पढ़नी है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है और काल पढ़ना है। तो इसको पूरा पढ़ना है। इसको हम आज या नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, जैसे संभव हो वैसा चालू करेंगे। आपको हमारे साथ साथ पढ़ते जाना है, हमारे साथ साथ पढ़ना है। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको भी आप घर में पढ़ते रहिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके पीछे में पत्र और निबंध दिया है। पत्र और निबंध को आप खोलिए, पढ़िए और लिखिए, क्योंकि पत्र का और निबंध का अभ्यास आपको इस वक्त करना है। इसके अलावा तुम्हारा मुहावरे हैं और इसके अलावा यहाँ अनुच्छेद लेखन दिया है
उसको भी पढ़ना है और उसको लिखना भी है। पैराग्राफ राइटिंग पढ़ो और लिखो, और इसके बाद शुद्ध शब्द यानी स्पेलिंग सुधारना है। स्पेलिंग सुधारने के लिए आपको एक पैराग्राफ लिखना है। और अशुद्धियों का शोधन लेसन नंबर 9 में जो शुद्ध शब्द हैं उनको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, जो डिक्टेशन में आपके लिए बहुत मदद करेगा। वाक्य, शुद्ध वाक्य कैसे लिखते हैं उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, उससे आपको पता चलेगा। विराम चिन्ह दिए हैं, पंक्चुएशन, उसको पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। तो इस समय आप ये सब कुछ विषय को अच्छे से देख लेंगे तो आपके लिए बहुत आगे आपके लिए बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ग्रामर पद परिचय के साथ आपको पढ़ाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक आदि। तो तब तक आप पढ़कर तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अब इजाज़त देते हैं। गुड बाय, नमस्कार।